गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया था। इससे लाभ और हानियां भी बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आज आपको मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन बताते हैं। तो इसका पहले अर्थ तो समझिए सॉइल पॉल्यूशन का। पौधों की जड़ें मूल तंत्र भूमि के अंदर मृदा में रहती हैं। इन्हीं से पौधे कच्चे पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जड़ों की सक्रियता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें शुद्ध जल तथा वायु प्राप्त होती रहे। जल तथा वायु के प्रदूषित होने पर मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। अर्थात आप ये समझिए कि वर्षा के जल आदि के सांद्र प्रदूषक मिट्टी में अंदर पहुंच जाते हैं। इससे मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थों, गैसों तथा जल के निश्चित अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार से आप समझिए कि मृदा प्रदूषण के कारण या स्रोत, अब आप समझिए क्या कारण है इसके। तो रासायनिक उर्वरक पहले समझिए। आजकल खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप जानते हैं ही हैं, जो मृदा में प्रदूषित करके जीवों के स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आप ये समझें कि आजकल जो है कृषि के अंतर्गत डीडीटी, एल्ड्रीन, गैमेक्सिन तथा और भी अन्य बहुत से हैं जैसे फफूंदनाशी रसायनों आदि की खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिनकी अधिकांश मात्रा मिट्टी में मिल जाती है। वर्षा के जल से ये सब क्या होते हैं, विषैले रासायनिक पदार्थ भूमि के अंदर पहुंचकर न केवल मृदा को प्रदूषित करते हैं बल्कि परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से आप समझिए कि लवणता में परिवर्तन, नमी की अधिकता या कमी तथा सिंचाई की अधिकता से मृदा में लवणता की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और इससे क्या होता है, जिससे मृदा की उर्वरता प्रदूषण के कारण घट जाती है। इसी प्रकार से उद्योगों के कारण प्रदूषण, तेल शोधक कारखाने, लुगदी या कागज मिल, लोहा या स्टील संयंत्र, प्लास्टिक व रबड़ संयंत्र, उर्वरक कारखाने आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा हजारों टन अवशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट भूमि में दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है अथवा नालों या नदियों में बहा दिया जाता है। कारखानों की भट्टियों से निकलने वाला आप समझिए कि अधचला पदार्थ यानी फ्लाई ऐश मृदा के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसी प्रकार से घरों से अवशिष्ट पदार्थ, घरों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे पैकिंग के व्यर्थ सामान, सब्जियां व फलों के शेष भाग, कागज के टुकड़े, डिब्बे, कोयले की राख, प्लास्टिक, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि ये सभी कारण हैं। अवशिष्ट पदार्थों के जगह जगह कूड़े के ढेर बन जाते हैं। ऐसे ढेर मक्खियाँ, मच्छरों, चूहों तथा अन्य रोग वाहक जीव जंतुओं के रहने के स्थान बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं क्या होता है, मनुष्य तथा पालतू पशुओं में विभिन्न रोग फैल सकते हैं। इसी प्रकार से आप रेडियोधर्मी पदार्थ समझिए। परमाणु भट्टियाँ, परमाणु परीक्षणों आदि से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ मृदा में पहुंचकर मानव, जीव जंतुओं तथा वनस्पति को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मृदा प्रदूषण से कैंसर जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं तथा भावी संततियों पर रोग सकते या आप समझे कि रोगग्रस्त या अपंग पैदा हो सकते हैं। भावी संतानियों, जो भावी संतान हैं, संततियों से रोगग्रस्त या अपंग पैदा हो सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव समझिए। तो सबसे पहले आप समझें कि भूमि की उर्वरता तथा फसलों पर प्रभाव। कीटनाशक दवाइयों व पदार्थ भूमि की उर्वरक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से मानव व पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? कीटनाशकों के विषैले तत्व प्रदूषित खाद्यान्न, फल, साग सब्जी, दूध, जल आदि के माध्यम से मानव तथा पशुओं के शरीर में
प्रवेश करके उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अनुमानतः संसार में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग इन विषाक्त तत्वों के कारण मर जाते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण मेढक तथा धरती में रहने वाले अनेक कीट मर जाते हैं। इसी प्रकार से पशुपालन पर प्रभाव, डीडीटी आदि हानिकारक पदार्थों का कुप्रभाव दुधारू पशुओं के दूध पर पड़ता है। ये तो आप जानते ही हैं। अब आप ये समझिए कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो ये देखिए बहुत से उपाय हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तो वायु प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले कारक परिणामों के प्रति जन चेतना जगाई जाए। और सुनिए, ओजोन क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में CFC, समझ गए ना, तथा फ्रेयान 11 व आओ समझे आप फ्रेयान 12 के उत्पादन व उत्सर्जन में कमी की जाए। वायु के साथ विभिन्न सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 फ्लू गैस, अब आप समझें कि डिसल्फराइजेशन यानी FGD विधि से पृथक किया जाए। इसी प्रकार से कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि की जाए। बड़े बड़े पदार्थ व कूड़ा करकट के स्वच्छ जल के भंडारों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। लोग विसर्जित कर देते हैं ना। शवों को जलाने के लिए विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं इससे कितना प्रदूषण होता है। और सुनिए, समुद्र में परमाणु विस्फोट के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जल में ऐसे जीव और वनस्पति विकसित की जाएं जो जल के शुद्ध करने में सहायक हों। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल की शुद्धता की रासायनिक जीव, आप ये समझें कि बार बार जांच करते रहना चाहिए। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए खेतों में उर्वरकों का संतुलन उपयोग करना चाहिए। अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। तथा आप ये समझें कि समन्वित कीट नियंत्रण, आप ये समझें कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कीटनाशकों को वैज्ञानिकों द्वारा संतुलित मात्रा ही प्रयोग की जानी चाहिए। और आप समझिए, प्राय ऐसा देखा जाता है कि कृषकों द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इन उर्वरकों के समझिए उपघटन या परिणाम स्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड गैस उत्पादित होती है, जो वायुमंडल के तापमान को CO2 की अपेक्षा 200 गुना अधिक तापमान में वृद्धि करती है। अतः सभी उर्वरकों का केवल उचित मात्रा में ही उपयोग किया जाना चाहिए। अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण के प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। ये तो आप जानते ही हैं कि लेटेस्ट वीडियो के प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।